नमस्कार दोस्तों, बिहार में मतदान पूरा हो गया है और जबरदस्त वोटिंग हुई है। लगभग 60% वोटिंग हुई है। पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है और भी बहुत सारी चीजें आज हुई, सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बार की वोटिंग क्या कुछ कह रही है, बात करेंगे। आज हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बड़ा पैनल है। सबसे पहले सभी का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार देवकी नंदन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, आपका भी स्वागत है। और शैलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश सर, आपकी खास टिप्पणी मैं बीच बीच में लेती रहूंगी, आपको पूरा समय देना पड़ेगा क्योंकि आप बिहार के हैं और बिहार की राजनीति और बेहतर तरीके से समझते हैं। भरत जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ये कहना पड़ गया कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। उन्होंने कहा कि सत्ता के जो दलाल लोग हैं वो उन पर गोबर फेंकने वालों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सत्ता के दलाल कौन? सत्ता तो नीतीश कुमार की है, तो दलाल कौन लोग हुए? क्या नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है? भारत जी बताइए। जी देखिए प्रज्ञा जी, आज ये पिक्चर, अभी तक तो ये लग रहा था कि बिहार का चुनाव बड़ा साइलेंट जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम सब लोग बैठे हुए थे तो ये लग रहा था कि पता नहीं कौन मजबूत मजबूत है, जनता भी नहीं बोल रही है और नीतीश कुमार जी ऊपर जा रहे हैं नीचे। लेकिन आज प्रज्ञा जी, ओवरऑल पिक्चर लगभग लगभग क्लियर होती हुई दिखलाई दे रही है। आज ये तो दिखलाई दे गया है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एवरीथिंग इज नॉट वेल, क्योंकि आज जो डिप्टी सीएम के ऊपर गोबर चला है, जो डिप्टी सीएम के ऊपर चप्पल उनकी गाड़ी के ऊपर चले हैं, और उन्होंने इस बात को कहा है कि जो पुलिस है, एसपी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ साठगांठ करके जो है उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस कह रही है कि ये आम लोग हैं, सवाल तो पूछेंगे ही, अपने नेता से सवाल पूछेंगे। और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ये आरजेडी के लोग हैं जो हमारे ऊपर जो है गोबर फेंक रहे हैं और सड़क का सवाल हमसे पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये शगल रहा है पुराना कि जो भी विरोध करे, कोई भी जनता हो कोई भी हो, उसको आप विरोधी खेमे का बता दे और मामला रफा दफा कर दे। कोई भी कुछ भी कह दे, वो तो फलाना है, तो उसकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज ये क्लियर कट दिखाई दे गया कि जब उन्होंने ये बात कही कि सत्ता के इशारे पर ये काम कर रहे हैं ये लोग, और सत्ता जो है जो प्रशासन है वो नपुंसक है, उन्होंने इस बात को कहा, तब ये बात क्लियर कट हो गई कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपने से आगे इस बार की प्रज्ञा जी जाने देना नहीं चाहते हैं। ये पिक्चर आज क्लियर हुई है। पहले चरण में अगर कोई पूछेगा कि भरत जी क्या आपने देखा, क्या चीजें क्लियर हुई, तो एक चीज क्लियर हो गई कि नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे जाए। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी निश्चिंत थी प्रज्ञा जी, जीत को लेकर इतना आश्वस्त थी, नरेंद्र मोदी जी वैसे तो एक एक दिन में दो दो रैलियों से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हमेशा ताबड़तोड़ रैलियां होती थी, लेकिन इस बार दो से ज्यादा नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार में रैलियों का रिकॉर्ड बनाया है। फर्स्ट फेज में लगभग 83 रैलियां उन्होंने करके छोड़ दी हैं। 83 रैलियां, एक एक दिन में 17 17 18 रैली कर रहे हैं। अब जो है आज चुनाव के दिन एक पिक्चर और बिल्कुल साफ देखने को मिली कि जिन जिन जगहों पर आरजेडी मजबूत थी, पुराने गढ़ थे, या फिर जहां पर उनके सिटिंग विधायक पहले से थे, उन उन जगहों पर धीमा मतदान कराने की शिकायत आरजेडी की तरफ से की गई। उन उन जगहों पर वोटरों को रोकने की कोशिश की गई, जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा था प्रज्ञा। दानापुर एक जगह रही जहां पर नदी के उस पार से वोटर आते हैं इस पार वोट करने के लिए। उस विधानसभा में नाव को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि ये प्राइवेट नावें यहां पर नहीं चलेंगी प्रज्ञा जी, और सरकारी नाव से ही लोग आएंगे जाएंगे ताकि कोई हादसा ना हो, और सरकारी नाव चलाई नहीं जा रही थी। जब मीडिया में तमाम सारी खबरें आई तब जाकर कहीं नाव चलाई गई, एक नाव चलाई गई, और उसके बाद भी लोग शिकायत करते हुए पाए गए, कहीं लोग विरोध करते हुए पाए गए, कहीं लोग कुछ करते। एक जगह तो नाम मैं भूल रहा हूं, वहां पर ये कहते हुए वीडियो आया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो बहुत मारेंगे, और एक व्यक्ति के सर से खून भी निकल रहा था। आपने उस वीडियो को उल्टा चश्मा किया है, दर्शक देख भी सकते हैं। ओवरऑल मिलाकर आज ये देखने को मिला प्रज्ञा जी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर या हवा या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि मोदी मैजिक चल गया है। फर्स्ट फेज तो बिल्कुल सब तहस नहस कर दिया है मोदी जी ने और वारे न्यारे हो गए। नो, बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल दिखलाई नहीं दिया प्रज्ञा जी। पिछली बार भी फर्स्ट फेज के अंदर, जो आपकी बार फर्स्ट फेज बीच का बिहार बनाया है, इस फर्स्ट फेज में पिछली बार भी आरजेडी मजबूत थी या महागठबंधन मजबूत था, और इस बार जो है साहनी का साथ है, और इस बार जो टिकट बंटवारा है वो कहते हैं लोग कि ठीक ठाक है, जिसकी वजह से इस बार पिछली बार से बेहतर होगा। लेकिन एक पॉइंट और बोलूंगा, फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम जल्दी दूंगा जल्दी प्रज्ञा खत्म कीजिए। हाँ। जी।
एक चीज और देखने को मिली कि हम लोग शुरू से देख रहे थे कि इस चुनाव को या तो महिला इधर कर सकती है या तो युवा उधर कर सकते हैं, यही जी। दो वोटर हैं, बाकी सब अपनी अपनी जाति के खांचे में फिट बैठे हुए हैं, वो वहीं से जो करना है वो करेंगे, अपनी अपनी जाति के हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन आज के चुनाव में एक चीज क्लियर कट दिखाई दे गई, महिलाओं का रुझान बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ पाया, लेकिन युवाओं का रुझान प्रज्ञा जी बिल्कुल खुलकर सामने आया। आपके 3 पत्रकार वहां थे, जितना भी जी। उन्होंने रिपोर्ट करके भेजा है उससे ये दिखलाई दिया है कि युवा तेजस्वी यादव को चाहते हैं। बूथ से निकलकर जो लोग आ रहे थे उनसे पूछ रहे थे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, तो लगभग युवा ये बोलते हुए दिखाई दिए कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, नौकरी रोजगार देने वाले लोग आने चाहिए, ये लोग बहुत जी। समझाए लिए। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ है। भरत जी, आपने अपनी बात कही, आपको अभी और भी मौका मिलेगा, आप एक ही बार में सारी बात ना कहें। अभी देवकी नंदन मिश्रा सर के पास भी चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार और पहले चरण में ही, तो क्या ये क्या कह रहा है, क्या संकेत है, बिहार में खेला होगा क्या? पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटिंग या तो वेस्ट बंगाल में होती है या फिर केरला में होती है। वेस्ट बंगाल में पिछली बार जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ था, करीब 73% कई जगह हुआ था, कई जगह 78% तक हुआ था वोटिंग। और आज अभी जो ट्रेंड 3 बजे तक का जो ट्रेंड है करीब 54% का है, तो इसका मतलब कि ये करीब करीब 30% वोट और पड़ना चाहिए, मतलब 73% के आसपास वोट पड़ना चाहिए। मुझे याद है 2005 में बिहार में जब सरकार बदली थी, तो उस समय भी इसी तरह का उत्साह था वोटरों में। 2005 में जब लालू राज को खत्म किया था और नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी गई थी, उस समय भी यही सिचुएशन थी जो सिचुएशन इस बार है। और एक बड़ा सामान्य सा ट्रेंड रहता है, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि जो राजनीतिक लोग मानते हैं कि अगर वोट ज्यादा पड़ रहा है तो मतलब सत्ता के खिलाफ पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता की वापसी करने के लिए भी बड़ा बम्पर वोटिंग होती है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह नजर आए कि सत्ता की वापसी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि 20 साल के भीतर कोई भी ऐसा काम नहीं है पूरे कैंपेन के दौरान, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, एनीबॉडी, जो भी नेता वहां कैंपेन कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि 20 साल में हमने क्या किया। 20 साल पहले जंगल राज की बात हो रही है। जिस जंगल राज की बात वो कर रहे हैं और जंगल राज किस दृष्टि से कहा गया था, 1997 में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, एक ऑर्डर क्या था बल्कि वर्बल एक टिप्पणी थी कि बिहार जंगल राज जैसा हो गया है। और किस रिगार्डिंग था? वो किसी क्रिमिनल के रिगार्डिंग नहीं था, वो किसी क्राइम के रिगार्डिंग नहीं था, वो था कि नाले में पानी बह रहा है, सफाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के एक कृष्णा सहाय नाम के व्यक्ति थे जो एक पीआईएल दाखिल करते हैं हाईकोर्ट में, इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और उसे जंगल राज मतलब अपराधियों का राज, तो इस तरीके से उसको बता दिया गया। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, ये पक्का मानिए कि अगर यही ट्रेंड रहता है, मतलब पिछली बार 59% के आसपास वोटिंग हुई थी, अगर ऐसा 65% भी वोटिंग होती है इस बार, तो ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ बदलाव है और बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारा उत्साह रहा। और जो मुद्दे हैं अभी जो भरत ने गिनाए कि मुद्दा जीविका दीदी है, मतलब महिला वोटर है, दूसरा बेरोजगार है, तीसरा पलायन है। बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर जो मौजूदा सरकार है वो कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, वो सिर्फ जीविका दीदी की बात कर रही है। मोदी जी जितनी सभा होती है उसमें सारे जीविका दीदी को ही बुलाया जाता है, बाकी किसी को नहीं बुलाया जाता है। और वो बेचारी महिलाएं, मैं कई वीडियो देख रहा था, मैं बिहार जब गया था, अभी लौटा हूं, तो मैंने वहां पर भी देखा कि वो महिलाएं बेचारी परेशान थी, उनको खाने तक का नई व्यवस्था की गई। इसको लेकर के भी महिलाओं को गुस्सा है और मुझे लगता है कि 1 करोड़ लोगों को वोट दिया गया है, लेकिन करीब 3 करोड़ महिलाओं को नहीं दिया गया है। तो जिनको नहीं दिया गया है वो तो उम्मीद करेंगे तेजस्वी से कि 30,000 वाला मिल जाए, वो 10,000 के चक्कर में क्यों पड़ेंगी? तो 1 करोड़ पर वो 3 करोड़ भारी हो सकता है। अच्छा, पुष्पेंद्र सर, जल्दी से बताइए, आपको क्या लगता है आज का वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा दिखाई दे रहा है और लोगों में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है और साम दाम दंड भेद की भी तैयारियां रही, क्या कहेंगे सर? हाँ भाई, देवकी जी ने बोला और भरत जी तो बारीक से बारीक नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो दर्शकों का अभिनंदन और बिहार के उन मतदाताओं का अभिनंदन जो आज
अपना अधिकार का उपयोग करने गए। मेरे पास जो सूचनाएं हैं वो दो ऐसी हैं जिसे हमें सबको साझा कर देना चाहिए और मुझे बताना भी चाहिए कि सही है या गलत। एक तो ये है कि भाई साहब पीके भाई साहब का कोई बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया, हालांकि भरत जी ने तो पहले भी कह दिया था कि वो नहीं है ऐसा। दूसरा यह है कि लगभग सेलिब्रिटीज जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब विजय सिन्हा वाली सूची ये सूचना आई तो मुझे लगा कि शायद सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। और उनका कहना यह था कि साहब नीतीश के प्रति एक शब्द का इस्तेमाल किया उन लोगों ने कि करुणा का भाव था महिला मतदाताओं में। भाई जीविका दीदी वाला होगा कि नहीं साहब, वो कि जो उन्हें बताया जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सब नहीं है, उससे ज्यादा उनमें हमदर्दी का भाव था कि बुजुर्ग हैं और इस बार और इन्हें वोट दे दिया जाए। ये मैंने आपको वो बिंदु बताए हैं जो लोगों ने वहां बोले, ताकि हम सबके मस्तिष्क में ये बातें रहें। रही बात मुद्दों की, तो देवकी जी ने बोला कि 3 विशेष मुद्दे थे। भाई सबसे बड़ा बेरोजगार है, पलायन है, और उसके बाद जीविका दीदी कहिए या नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कहिए। तो अब जीविका दीदी भारी पड़ती है या नहीं पड़ती मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कहीं आगे जा रहा है, जो कि लग रहा है ट्रेंड से कि चला जाएगा, पिछली बार से ज्यादा जाएगा। हालांकि मैं 73 तो नहीं मानता देवकी जी, पर मुझे लगता है कि 64-65 चला जाना चाहिए। और ये भी स्थापित सत्य था कि भाई ज्यादा वोटिंग का मतलब होता था सत्ता परिवर्तन, लेकिन चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या और राज्य हो, तो वहां पे हमने इन्हें अपवाद भी देखा कि वहां पे वो दूसरी वजह से ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन जो टोटल सिनेरियो आ रहा है, जिसमें आज जैसा भरत जी कह रहे थे कि कोई आवाज नहीं थी, सिवाय विजय सिन्हा वाली घटना को अगर छोड़ दे तो आई नहीं है, पर छिटपुट बातें और भी जगह आई है। कई जगह आया कि ईवीएम के लिए शिकायत आई है 1-2 जगह पे। बाकी जो तेजस्वी और राजद ने आरोप लगाया कि भाई मतदाताओं को जाने नहीं दिया जा रहा या धीमा किया जा रहा, तो ये रणनीति कई जगह अपनाई जाती है। और यूपी में तो हम लोगों ने देखा ही था कई जगह पे, चाहे वो मुरादाबाद रहा हो या और भी कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, वो कहीं दबाव में तो जरूर है, बावजूद सारी बातों के वो दबाव में है। और नैरेटिव सिवाय जंगल राज के कोई नैरेटिव नहीं। आपने बस इस तरह से बयान किया कि साहब मुझे यहाँ से आने में 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, पहले बहुत देर लगती थी, पहले यहाँ बिजली नहीं आती थी। भैया बिजली तुमने कहाँ पैदा कर दी, क्या आपसे पहले बिजली ही नहीं थी क्या वहाँ? इसे कौन मान लेगा? ठीक है, उसका विस्तार होता रहा समय के साथ साथ, पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश में विस्तार होता रहा, चाहे वो बिजली का नेटवर्क हो या सड़कों का नेटवर्क हो। तो वो कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे आप जादू कह दें या करिश्मा कह दें, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। रही जंगल के राज की बात, अगर मैं चलो वो नाले वाली बात नहीं भी कहता, उसे कानून व्यवस्था की भी बात कह दे, तो समय के साथ यहाँ भी आसपास भी नक्सल थे, जातियों की सेनाएं थी, तो जातियों की सेनाओं पे तुरंत कोई सरकार अंकुश लगा सकती है कि शायद नहीं। जैसे कि अमित शाह ने खुद स्वीकार किया कि अपराध तो रुक नहीं सकते, अभी उन्होंने कहा ना, जब हत्या की बात की गई मोकामा में, तो उन्होंने खुद ये कहा। तो भाई आप उसका निदान ये करते हैं कि आगे ना हो, या वो रंजिश आगे ना बढ़े, या जो उसके दोषी है वो पकड़े जाए, उनको संरक्षण ना हो। अगर संरक्षण नहीं है तो फिर सही है। लेकिन ये भी आपको पता है कि कब गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी तब हुई जब मोदी जी की रैली होनी थी। हाँ, उससे पहले हुई कि भाई उनकी रैली से पहले कुछ हंगामा ना बच जाए या इशू ना बच जाए। तो ये सारी बातें बताती है कि कहीं ना कहीं सिर्फ इतना ही नहीं, अनंत सिंह से सहमति लेने के बाद गिरफ्तारी हुई। पॉइंट टू बी नोटेड। वो तो ऑफ द रिकॉर्ड हो सकती है, ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली उसकी बात की गई होगी। और उन्होंने भी सोचा हो शायद कि भाई यहाँ तो लड़ नहीं पा रहे, सलाखों के पीछे से हो सकता है कुछ हमदर्दी का वोट मिल जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो दबाव में है। और आज जितने भी, मतलब उसे एग्जिट पोल तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी टिप्पणियां मैंने देखी तो वो मिली जुली थी। लगता था कि कड़ी टक्कर है। और अभी तो भैया मिथिलांचल, उधर सीमांचल वगैरह जाएंगे तब क्या होगा। अभी तो देखिए पहला चरण है ना। तो पहले चरण में अगर इतना दबाव है तो आगे क्या होगा। शैलेश सर हमारे साथ है। सर मैं आपको तो सुनने के लिए बड़ी देर से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप तो बिहार के हैं और बिहार के लोगों की नब्ज एकदम समझते हैं और बिहार की राजनीति को एकदम घोल कर पिए हुए हैं। इसलिए आप जरा जल्दी से बताइए, ये जो इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है इसके क्या मायने हैं। और दूसरी बात, आज जो चीजें देखने को मिली, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सत्ता इन्हीं की है, डबल इंजन की सरकार इन्हीं की है। और विजय सिन्हा को यह कहना पड़ रहा है कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, सत्ता के दलाल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर जिन्होंने गोबर फेंका। ये क्या कह रहा सर? माइक आपका। अभी ठीक है जी, नमस्कार।
जो विजय सिन्हा जैसे लोग हैं उनका जो आईक्यू है ना, उसके हिसाब से वो ये बोले। गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि लालू यादव इसके लिए जिम्मेदार है। और ये उनकी तस्वीरें सरकार सर हम दिखा रहे हैं उनकी गाड़ी की, देखिए किस तरीके से गोबर फेंका है लोगों ने। डिप्टी सीएम, विधायक कुछ काम नहीं कर पाए अपने क्षेत्र में, उसके बाद लोगों ने ऐसा आक्रोश दिखाया सर। तस्वीरें सामने, चप्पल देखिए उनकी गाड़ी पर फेंका। ये वहाँ कई जगहों पर जो जातीय समूह के गांव है, वहां पर एक दूसरी जाति के लोग गए हैं तो कई तरह के विरोध और विवाद हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि ये जो इस तरह की घटना हुई है, और इसके पहले भी कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं जी। आप तो लेकिन विजय सिन्हा को ये समझ अगर नहीं है कि वो जो सत्ता है वो उनकी है, तो इसका मतलब बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि ये लोग जो हैं सिर्फ जो जातियों के मठ है उसके बूते पर सरकार में बने हुए हैं। बहरहाल मैं इस पर ज्यादा नहीं जा करके लौटता हूँ। किधर जा रहे हैं बिहार ओवरऑल, ये बताएं। देखिए मैं नहीं, तो देख रहा हूँ एक चीज सर, क्या ये नहीं दिखाता है, ये जब विजय सिन्हा ये कहते हैं कि उसमें सत्ता से मिले हुए, सत्ता से पोषित दलाल हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे, तो सत्ता में कौन है? नीतीश कुमार है, वो खुद सत्ता में है। तो क्या ये भीतरी लड़ाई को दिखाता नहीं है सर कि सत्ता से पोषित दलाल? क्या आप विपक्ष में हो क्या जब आप ये कहते हो सत्ता से पोषित जो है दलाल हैं ये सब ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? निश्चित तौर पर ये समस्या है, क्योंकि ये बातें बहुत साफ होने लगी हैं और आज मतदान के दौरान भी हुई कि महिलाएं जो नीतीश कुमार है और उनके जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में तो हैं, वहाँ महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत जो है वो नीतीश कुमार को और जेडीयू को वोट देगा। लेकिन वो सब वोट बीजेपी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कहना मुश्किल है, और शायद नहीं मिल रहा है, और इस बात का एहसास बीजेपी के लोगों को हो गया है। तो इसलिए उनके भीतर एक खलबली भी है, बौखलाहट भी है, और ये एक बात सामने आई है। दूसरे आखिरी क्षणों तक जो कल तक दिखाई दे रहा था कि जो मतदाता है वो दुविधा में है, वो रोजगार और जो विकास है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है उसके नाम पर वोट देना चाहता है, और वो इस बात को खुलकर कह रहा है। लेकिन उसके मन में जो ये बार बार डर बैठाया गया है कि जंगल राज आ जाएगा, और उसको जो कहानियां बताई गई है, और जो एक महत्वपूर्ण नेता ने, मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने कहा था कि जो यंग लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है उनको बताइए जंगल राज क्या था। बहरहाल इसको बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में सब लोग इसको जानते हैं, और ये एक समस्या कुछ समय तक थी कुछ इलाकों में, और धनी लोगों के लिए थी, जो समृद्ध जातियां हैं उनके लिए थी। ज्यादा वोट परसेंट जैसे ज्यादा जाएगा। अभी तक हम लोग जब बात कर रहे हैं तो लगभग 5 बजने वाला है, अब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक का आखिरी अनुमान आता है कि भाई कितना परसेंट जाएगा। तो अभी तक 55%, 56%, 55%, 56% का है। तो अब मान लीजिए कि ये 62-65% के आसपास जाता है, 65% के आसपास, तो 65% के आसपास चला जाएगा। तो बिहार में ये बढ़ा जो मतदान है क्या कहता है, क्या संकेत दे रहा है? जी, इसका मतलब ये है कि जो पिछला 2020 का चुनाव था उससे कम से कम 5-6% लोग जो हैं वो ज्यादा वोट करने जा रहे हैं, और ये जो ज्यादा वोट करने जाते हैं आमतौर पर ये जो सत्ता है उसके खिलाफ होता है, एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं वो है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो सत्ता पक्ष के लिए भी गया हो, लेकिन उसके लिए कोई अलग आंधी हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक समय में जो 2019-20 का जो चुनाव था उसके पहले जो एक भारत पाकिस्तान को लेकर के वो सारे मुद्दे जी, तो वो मुद्दे खड़े कर दिए थे। ऐसा कोई मुद्दा सत्ता पक्ष के पास है नहीं, न तो राम जन्मभूमि इस बार मुद्दा है, ना ही भारत पाकिस्तान के नाम पर या मुसलमान के नाम पर जो एक भावनात्मक एकजुटता करने की कोशिश होती थी हिंदुओं की, वो भी नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल और प्लेन चुनाव है, और बिहार के संदर्भ में देखें तो बहुत दिनों के बाद रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होकर के उभरी हैं, और इसलिए यूथ में जो एक बड़ा हिस्सा है वो ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष को वोट कर रहा है। अब विपक्ष
विपक्ष को जो वोट जा रहा है उसमें आप देखिए जो पिछड़े, दलित और जो अल्पसंख्यक हैं, ये तो सारे के सारे जाएंगे आरजेडी के साथ में, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, महागठबंधन के साथ में। अच्छा। और अपर कास्ट, मुझे लग रहा है कि अपर कास्ट जो है वो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट कर रहा है, और ये अगर वोट, जो भी वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा वो एक तरह से एनडीए का नुकसान ही करेगा। तो अपर कास्ट नाराज है क्या सर? बिहार में तो कहा जाता है, आप तो नीतीश कुमार की टीम में भी काम कर चुके हैं, तो अगर अपर कास्ट नाराज है, कहा जाता है अपर कास्ट जाएगा कहाँ? वो तो भाजपा के साथ ही रहेगा क्योंकि वो उनका वोट है। नहीं, देखिए अपर कास्ट में ये एक धारणा है कि हमेशा से पूरा अपर कास्ट हमेशा उनके साथ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि उनकी मेजॉरिटी, बहुमत जो है कम से कम 70-75% बीजेपी के साथ हो गया था, और वो जो बीजेपी के साथ गए थे उसका कारण जो है वो सीधा सा था कि वो अपना जो आर्थिक और सामाजिक हित है उसकी सुरक्षा चाहते थे। तो जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक वो कांग्रेस के साथ थे, और जब उनको लगा कि कांग्रेस मजबूत नहीं है तो 2005 के आसपास वो शिफ्ट होने लगे। पहले नीतीश के साथ आए, फिर धीरे धीरे नीतीश और बीजेपी का गठबंधन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे वो बीजेपी की तरफ भी गए, और बीजेपी ने अपना ध्यान उन पर कंसंट्रेट किया। और बीजेपी की जो पूरी बिहार की रणनीति है उसमें अपर कास्ट, उसके बाद वो पिछड़े वर्ग का वो लोग जिनके बड़े सीनियर लीडर नहीं हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि जैसे कि उनको मालूम था कि वो लालू यादव का जो क्षेत्र है उस पर सामाजिक वोट बैंक है, उस पर वो कब्जा नहीं कर सकते, तो उन्होंने, और उसके बाद दूसरी जो मजबूत जातियां हैं उसमें ये कोयरी कुशवाहा वगैरह है, वहां भी नीतीश कुमार बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी जातियां बच जाती हैं, मतलब 100 से ज्यादा जातियां हैं, और ये 20-25 में लालू और नीतीश जो है सिमट जाते हैं। लेकिन ये बहुत मजबूत जातियां हैं और ये ज्यादा प्रभावशाली है, तो बीजेपी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और उनको अपने करीब लाने की कोशिश क्या सफल हुआ, और इसलिए ज्यादा वोट उनको मिले। उनकी जीत की संख्या लगातार लगभग बढ़ती ही गई है, कभी थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अब तो इस बार आपको लग रहा है कि वो पीके की तरफ जा रहा है, बीजेपी से भी हटकर पीके की तरफ जाएंगे बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, ये लग रहा है कि उसमें से एक जो शिक्षित वर्ग है, जो वर्ग ये सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जिसके पास कोई विजन हो, बड़ी दृष्टि हो, और वो बिहार के औद्योगिकरण के लिए इस तरह के बहाने, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि यहाँ जमीन की कमी है, अरे जमीनें पड़ी हुई हैं, 4 चीनी मिलें बंद है, उनको शुरू कराना है, जमीन तो है ही उनके पास, सैकड़ों उद्योग बंद पड़े हैं, उसी जमीन पे शुरू हो जाएगा जी। तो ये जो सोचने वाले लोग हैं वो प्रशांत किशोर से आकर्षित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ये इस तरह की जो प्रगतिशील सोच है वो बहुत लोगों के बीच नहीं होती है। ये 2, 3, 4, 5%, तो 2-5% को अगर वोट में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 5-7% या 10% तक का वोट का इधर से उधर होना जो है वो बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। ओके सर, चंद्रकांत जी, आपकी नजर सुबह से ही बनी हुई है कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में, तमाम रिपोर्टर से आप लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्या कहेंगे, जंगल राज का कितना असर दिखा आज आपको ग्राउंड पर? देखिए, जहां तक जंगल राज की बात तो खैर है, लेकिन सुबह तक मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे तक ऐसा लग रहा था बिहार का चुनाव बड़ा शांत है, कहीं से कोई खबर नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयों की रफ्तार बढ़ी है वैसे वैसे बिहार में वोटर्स का जो रुझान है वो सामने दिखा है, वो निकले हैं। और एक तस्वीर नहीं है, ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें विजय सिन्हा पर लखीसराय में गोबर फेंका गया उनके काफिले पर और बड़ा हंगामा मचा, बहुत सी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। आप देखिए तो बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेता, महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का उठवाते हुए नजर आए, उस पर हंगामा भी मचा। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो उसका असर भी बिहार में दिखा है। बिहार में कई बूथों पर लोगों ने वोट चोरी के, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए हैं, ये भी बिहार की तस्वीरें रही हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इससे कुछ देर पहले वैशाली में सीट है लालगंज, जहां पर मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने
ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी है वो पकड़ी है और उसके बाद उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी से बातचीत भी की है और बड़ा हंगामा वहां पर मचा है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ विजय सिन्हा की सीट पर हंगामा मचा है, कई जगह हंगामा देखने को मिला है। जैसे लालगंज में बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने आरजेडी का झंडा नोचने की कोशिश की। तो इस तरीके की जो भाई वीरेन जो मानेर के विधायक है, उनकी बड़ी बहस पुलिस के साथ हुई क्योंकि पुलिस गेट पर चेकिंग कर रही थी। तो ऐसा नहीं है, बिहार में कई तस्वीरें ऐसी आई हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि जो महागठबंधन की रणनीति रही है, महागठबंधन ने जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है, वो बेहद सधी हुई रणनीति है। कहीं पर भी जो एक मैसेजिंग करने की कोशिश थी जंगल राज वाली, क्योंकि जो जिस घटना का जिक्र अभी भरत जी कर रहे थे या तमाम हमारे साथ के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी किया, विजय सिन्हा की घटना में एसपी का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसपी ने जो स्टेटमेंट दिया वो विजय सिन्हा के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग था। विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि आरजेडी के लोगों ने गाड़ी पर हमला किया। उसके फौरन बाद, तुरंत बाद एसपी अजय कुमार का यह स्टेटमेंट है कि आरजेडी के नहीं, वो गांव की पब्लिक है, सड़क न बनने से नाराज है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो और उसके बाद तुरंत विजय सिन्हा ने यह कहा कि जो शासन प्रशासन है वो सत्ता में बैठे लोग दलाली कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, जो नारा बड़ा गूंज रहा था बिहार में, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, तो बिहार में पहले चरण में वो तस्वीरें भी बहुत साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और इनको देखकर ये भी मुझे जो अपना मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूं, जितना मैंने बिहार चुनाव में देखा है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया है। गठबंधन भले ही है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मैथिली ठाकुर भी ये शिकायत कर रही हैं कि वोट नहीं पड़ पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। सरकार वहां एनडीए की है, सब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ज्यादा शिकायतें बीजेपी के हैं। आप अगर गौर कीजिए तो जेडीयू के नेताओं की कोई शिकायत नहीं आ रही है, बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा परेशानी हो रही। तो मुझे लगता है ये भी बड़ी अहम बात है आज के मतदान की। तो देवकीनंदन सर, मैं इसी पर आ रही थी, वही बात चंद्रकांत जी ने बोल दी कि बीजेपी के लोगों को तकलीफ है, उनको वोटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जेडीयू को कोई परेशानी नहीं है। जेडीयू बड़ा आराम से, जेडीयू के लोग वोट कर रहे हैं, उनकी तरफ से शिकायत नहीं आ रही है। आपका स्क्रीन चला गया है, मुझे लग रहा है। आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। तो हम स्क्रीन पर लगातार आप लोगों को दोस्तों दिखाते भी जा रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ बवाल हुआ विजय सिन्हा। इसके बाद वो जनता से लड़ते हुए भी दिखे। उन्होंने कहा, लोग नारा लगा रहे थे पुष्पेंद्र सर कि विजय कुमार सिन्हा मुर्दाबाद, आपने कुछ किया नहीं। तो विजय कुमार सिन्हा गाड़ी में चढ़कर बोलते दिखे कि विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद है। तो अब सोचिए, मतलब ये घमंड, ये अभिमान, ये गुरूर इस तरह का नेताओं में है। सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। आम जनता को इन्होंने घोषित कर दिया कि ये तो विपक्षी लोग हैं, और ऐसा खींच आज हर जगह बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है। मैथिली ठाकुर ने भी कहा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आज हमने तमाम नेताओं को देखा है बीजेपी के परेशान होते हुए। सर क्या कहेंगे, ये कैसा गठबंधन है? पहले तो विजय सिन्हा जी की बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया तुम गुंडे हो, जहां जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, और ये भी कहा कि सरकार आने दो तो बुलडोजर चला के और कुचल देंगे। सीधे सीधे ऐसे शब्द बोले और एसपी को कायर कहा। उसके बाद एसपी वहां गए, जो चंद्रकांत जी ने बताया अभी, कि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वहां तो वो विरोध था उनका सड़क ना लेके। पर इसमें जो दो बातें महत्वपूर्ण जो चंद्रकांत जी ने और भट्ट जी ने कही, जो बिटवीन द लाइन्स है, मुझे लगता है हम जब ऐसे डिस्कशंस करें तो बिटवीन द लाइन्स की बातें ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको लगे कि सब लोग फील्ड में होके आए हैं और जानकारी रख के आए। तो मैं चंद्रकांत जी को, भरत जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम उसे सूंघा तो सही, जिस बात को मैं सोच रहा था कि बाद में करूंगा, कि क्या ये बिटवीन द लाइन्स जो खाई है वो बहुत चौड़ी है या नैरो है। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कितने दिल मिले हैं और कितने दिल नहीं मिले हैं। जो उनकी चुप्पी थी नीतीश की, जो हमने पिछली बार ये बातचीत एक और बहुत गहरी खाई।
एक और मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, एक और बहुत गहरी, वो भाजपा और जेडीयू से भी ज्यादा गहरी है। वो है, शैलेश सर बताएंगे ज्यादा बेहतर मुझसे, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सपोर्टर एक दूसरे को काला चश्मा लगाकर भी नहीं देखना चाहते हैं। एक आंख जहां पर मैं एग्री कर रहा हूं, उसी पर मैं आना चाह रहा था कि वो वोट शिफ्टिंग नहीं, सपोर्टर कहीं और चला जाएगा, फेंक ही आएगा, घर से नहीं निकलेगा, लेकिन चिराग पासवान के साथ नहीं जा रहा है, ये भी क्लियर दिख रहा है। वोट शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है और सब एक दूसरे की टांग वहां खींचने में लगे हों, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कोई और नहीं, जो सबसे बड़ा भाई होता है घर का, वही जिम्मेदार होता है, और वो बीजेपी है ना। जिस तरह से उन्होंने सारी चीजें की हैं, चिराग पासवान को शायद पीछे से कंधे पे हाथ रख के कह भी रहे हो कि ऐसा ही करना है, और जेडीयू ने, नीतीश ऐसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि नीतीश के लिए भ्रामक खबरें की गई, अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया, फिर वो चुप हो गए, उनके लिए तरह तरह की बातें कही गई। तो मुझे लगता है कि जेडीयू का जो जेडीयू को प्यार करता है, नीतीश को प्यार करता है, उनका समर्थक है, उसके दिल को कहीं चोट लगी, और वो शायद जो वोट शिफ्ट होना चाहिए था, वो वोट अब शिफ्ट नहीं हो रहा होगा। इसीलिए मैंने शब्द यूज किया था कि आज के मतदान से जो मुझे कंफ्यूजन लगता है कि सत्ता पक्ष बहुत दबाव में है, बहुत सारे कारणों को लेके। उनमें से जो कारण है बिटवीन द लाइंस वाला, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी नैरेटिव वगैरह को भी छोड़ दें तो जो दूसरों को कह रहे थे कि आप एक नहीं है, आप खुद कितने एक है, वो आज देखने को मिल गया। देवकीनंदन सर, क्या लग रहा है, एज किस पर, किसको जा रहा है, एज किसको देख रहे हैं आप पहले चरण में? एज की बात तो 14 तारीख को होगी, लेकिन जो परसेप्शन ड्रॉ किया जा रहा है, जो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, परसेप्शन ड्रॉ यही हो रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, जिस तरीके से वोट परसेंटेज आ रहा है, अगर ये 60 भी क्रॉस करता है, 65 भी पहुंचता है, 65 तो हर हाल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और अगर उससे ज्यादा होता, मेरा ऐसा अनुमान है कि 70 के आसपास, 70 से ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि सत्ता के बदलाव के लिए ये वोट है। उसकी वजह क्या है? बिहार में मैंने पहले चरण में जब मैंने बात कही थी तो मैंने कहा था कि मुद्दा 3-4 है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, बाकी तो जाति के मुद्दे हैं। जीविका दीदी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों, महिलाओं को वोट में 10,000 रुपए मिले हैं, तो क्या 1 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को वोट देंगी? लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, पहली बार मुझे, हालांकि 2020 में भी ये मुद्दा था जिसकी वजह से तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, लेकिन 2025 में तेजस्वी का एज है। एज किस वजह से है कि तेजस्वी के नेतृत्व में करीब 2.5 लाख रोजगार दिया गया। इस हालांकि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन नीतीश कुमार उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, क्रेडिट लिया तेजस्वी यादव ने। राइट। हालांकि क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि क्रेडिट जो ले ले, तो क्रेडिट लिया तेजस्वी यादव ने, और उस बिना पर जो यूथ है वो तेजस्वी यादव के साथ जाति का बंधन तोड़ करके वो यूनाइट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, एनीबॉडी, कोई किसी भी जाति का हो, वो यूनाइट है। बीजेपी कोशिश और एनडीए ने कोशिश जो की इस बार 93 टिकट इस बार दिया है उन्होंने फॉरवर्ड क्लास के लोगों को, बीजेपी मतलब जेडीयू और बीजेपी दोनों ने मिला करके दिया है। बीजेपी ने ज्यादा दिया है, थोड़ा जेडीयू ने कम दिया है। क्यों दिया है? ये इस वजह से दिया है कि ये जो फॉरवर्ड क्लास का बंदा है, ये अपने मसल पावर का यूज करके, मतलब इसका इंपैक्ट पूरे 243 विधानसभा में जाएगा, और मसल पावर का इंपैक्ट दिखा करके जो पिछड़े हैं, दलित हैं और जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनका वोट भी इस तरफ ट्रांसफर कराएगा। इस वजह से बीजेपी ने ऐसा किया है। और एक बात इसके पीछे की और है, एक बात यह है कि बीजेपी ये जानती है कि अगर फॉरवर्ड क्लास का वोट हमको मिलता है और हम कुछ जीविका दीदी का वोट हम हासिल कर लेते हैं, कुछ और जो जातियां हैं उनके साथ जो कुशवाहा जी लड़ रहे हैं उनके वोट अगर हम हासिल कर लेते हैं तो इसके हमको फायदा होगा। लेकिन इन सब पर बेरोजगारी का मुद्दा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हावी है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार बिहार में है और 15 लाख बेरोजगार केवल और केवल पटना में तैयारी करते हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। तो उनको ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको रोजगार मिल सकता है। कैसे मिलेगा ये विषय आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ये कैसे देंगे हर घर को रोजगार। ये विषय आज है ही नहीं है। उन्होंने कहा नौकरी देने की बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे।
हो सकता है फैक्ट्री का वहां पर जाल बिछाया जाए, उसके जरिए नौकरी लोगों को मिले। क्योंकि बिहार का जो बंदा होता है, जो हमारे साथी बिहार के भी कुछ लोग, उन्होंने हर घर सरकारी नौकरी का भी वादा किया। हाँ, उन्होंने नहीं नौकरी कहा, सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया उन्होंने, नहीं, नौकरी नहीं। को नौकरी देंगे, सरकारी सरकारी नौकरी। सर सरकारी 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 सर, सरकारी 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 बोला है। तो कोई बात, देखिए हम इस मुद्दे, उन्होंने वायदा क्या किया इस पर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि जब उनकी सरकार बन जाएगी वो नहीं देंगे तब हम करेंगे। बिल्कुल बात है, और प्रज्ञा ने- रोड मैप बनाना सरकारों का काम है, नेताओं का उनका काम इस है। पर क्यों जैसे प्रज्ञा ने बातें इस लेकर पर एक आएंगे, वीडियो- वैसे ये भी ला सकते हैं, वाजिब बात है। प्रज्ञा मिश्रा ने एक वीडियो बनाया था जिस पर काफी ट्रोल किया गया इनको, तेजस्वी यादव का जब इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कई दिन बाद मैंने देखा उसको, वीडियो को मैंने अच्छा। देखा, तो मुझे बड़ा मैंने खराब उससे लगा। सवाल पूछा कि लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आप कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका ब्लूप्रिंट हम जल्दी लाएंगे और हम बनाएंगे, जल्दी हमारे लाएंगे। पास अब भाई blueprint कोई है। जरूरी थोड़ा है कि आज ही हमारे कहने से खुलासा कर दें। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा हाँ शैलेश सर, भरत जी कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ बोलिए ना, बोलिए। एक चीज बोलना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, आज जो दिखाई दिया, ये जो सीन दिखाई दिया विजय सिन्हा वाला, मुझे कहीं प्रज्ञा ही जाना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, और Thank you. फिर हमें समय जरूर दें आगे, आप जुड़े बिल्कुल। हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, शुक्रिया। थैंक यू जी भरत जी। हाँ प्रज्ञा जी, मैं इस बात को कह रहा था कि आज जो दिखाई दिया है वो सिर्फ आज नहीं दिखाई दिया है, इससे पहले से उस चीज की रणनीति, उस चीज की चीजें चल रही थी, जिसका आज आपको ये देखने को मिला है। हुआ क्या है प्रज्ञा जी कि नीतीश कुमार शुरू से इस बात को कह रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए, और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बयान दिया कि कट्टा पे कनपटी पे कट्टा लगाकर इन लोगों ने अपने आप को घोषित करवा लिया, वो दरअसल लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस के लिए या आरजेडी को नहीं कह रहे थे, वो नीतीश कुमार को जवाब दे रहे थे कि आप हमको कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप हमको बना दीजिए, लेकिन उधर उन लोगों ने जबरदस्ती बना लिया है। तेजस्वी यादव ने कनपटी पर कट्टा रखा और कट्टा रखने के बाद अपने आप को घोषित करवा लिया, और नीतीश कुमार को संदेश दे रहे थे कि भाई ये कट्टा वट्टा हमारे ऊपर तो चल नहीं पाएगा, हम लोग तो आप तो जानते ही हैं हमारे ऊपर कौन कट्टा रख सकता है। तो नीतीश कुमार को ये बात बुरी लगी प्रज्ञा जी, वो ना तो पटना वाले रोड शो में आए, ना तो नीतीश कुमार ने एक भी नरेंद्र मोदी जी के साथ रैली साझा की है। हालांकि उनके समर्थक और उनसे संवेदनाएं रखने वाले लोग, उनके पक्ष के लोग इस बात को कहते हैं कि भाई वो अलग रैली कर रहे हैं और जो है सब अपना अपना कर रहे हैं, तो फिर क्यों आएंगे जब सब बिजी हैं। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रोड शो में पटना में, जहां पर खुद नीतीश कुमार का घर है, वहां पर नहीं आए तो बड़ी बात है। अब नीतीश कुमार का कहना था कि आप हमको घोषित करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषित, इसमें कोई दो राय है ही नहीं प्रज्ञा जी, कोई दो राय है ही नहीं कि नीतीश कुमार की सीटें अगर भाजपा से ज्यादा नहीं आई, बार बार कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी की सीटें भाजपा से ज्यादा नहीं आई और नीतीश कुमार जी का अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रहा, तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे बिहार के, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान दूसरा है, जो बाकी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ललन सिंह तो वैसे ही हैं, पूरी तरीके से साथ में हैं, तो वो कभी भी 1/3 ही तो तोड़ना होता है, वो कभी भी वो करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को। नीतीश कुमार देखिए, ऐसा नहीं है कि कल के जन्मे पॉलिटिशियन है, कल के जन्मे हुए जो है राजनीति में आए हुए हैं, उनको हर चीज बखूबी मालूम है। उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, उनको मालूम है कि किसी मुख्यमंत्री को बीमार घोषित करके अभी कौन सा राज्य बताया गया बड़ा बीमार है, नवीन पटनायक, उनको जो है एकदम किनारे लगा दिया है बता के। तो नीतीश कुमार को जितना बीमार बताया जा रहा था, क्या आप रैलियों में देख रही हैं आप, नीतीश कुमार नंबर 2 पर हैं प्रज्ञा जी, बिहार के भीतर रैलियां करने में, तेजस्वी यादव के बाद नंबर 2 पर नीतीश कुमार है। आप याद रखिए, भले ही वो लिखा भाषण पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने पूरे होशो हवास में है, और उनको ये बात मालूम है कि अगर भाजपा उनसे आगे आ गई तो फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं आनी है, जेडीयू का भी खेल लगभग खत्म कर देंगे, पार्टी तोड़ी ताड़ा मचेगी। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बार बार नाम नहीं लेती है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, बिल्कुल नहीं कहती है, क्योंकि
बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही तो इतना सारा नाटक नौटंकी हुआ है शुरू से अभी तक, सब कुछ तो और अपने बीजेपी का मुख्यमंत्री आज से सपना हुआ नहीं है, कई सालों से बीजेपी का सपना है अपना हाँ, मुख्यमंत्री कई देने सालों का। से सपना है। वो सपना हाँ। मैं खत्म करूंगा, वो सपना भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है, लेकिन तब जब नीतीश कुमार से इनकी सीटें ज्यादा हैं, या फिर 2-4 सीटें अगर ज्यादा आती हैं या 10-20 सीटें ज्यादा आती हैं, तो उस स्थिति में ललन सिंह नाम का हथियार उनके पास है, वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि विजय सिन्हा को ये बात खुलकर कहनी पड़ गई। विजय सिन्हा भी बबुआ नहीं है, विजय सिन्हा भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मालूम नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जी। कुछ उनको पता नहीं है। भीतर की टशनबाजी दिखाई दी है। और आज एक बात और, हाँ, एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा प्रज्ञा जी। आज ये दिखलाई दे गया है, बिहार में जंगल राज का कोई मुद्दा नहीं है, नो मुद्दा। बिहार में विपक्ष ने जो एसआईआर का पूरा भौकाल बनाया था, कुछ नहीं है एसआईआर का भौकाल वोकाल। बिहार में कुछ दिखाई नहीं देता है कि एसआईआर की वजह से जनता ये है वो है, कोई रोष है, कोई रोष वोष नहीं है, ना जंगल राज का कोई लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। बस मसला ये है कि बिहार की जनता जाति वाइज अपने अपने खांचे में बैठी हुई है। शैलेंद्र सर ने अभी कहा कि जो उच्च वर्ग है बिहार के भीतर, बिल्कुल राइट कहा, मैं जितने दिन घूमा हूं उस हिसाब से बिहार के भीतर बाकी जातियों को चलाने वाली जो जातियां हैं, वो ज्यादातर जातियों में, एक जिसको उत्तर प्रदेश में आप ठाकुर कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण, ये जातियां अपने आसपास की जातियों को इंगेज करती हैं और उनका मार्गदर्शन भी करती हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उनको अपने प्रभाव में भी लेती हैं और उनके प्रभाव में बाकी की जो जातियां हैं वो आती भी हैं। वो किसी दूसरे 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 पिछड़े की जाति कहने के उसमें नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यादव कोई ये समझाए कि भाई ये करना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो उनके मन में पहला ही ख्याल आता है, अच्छा हमका ना बता ज्यादा, हमका ना बतिया, हमका सब मालूम है। लेकिन वहीं पर अगर कोई ब्राह्मण या कोई और अपर कास्ट या ठाकुर ये समझाता है कि भाई देखो सब लोगों का यूं करे का चाहिए और देखो मोदी जी ने ऐसा वैसा किया है चीज, तो लोग मानते हैं। प्रभाव, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रभाव है। तो अगर अपर कास्ट भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और पीके की पार्टी में 2%, 1% भी जा रहा है, तो भी ये एनडीए का नुकसान है। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगी तो वीआईपी वाले मुकेश साहनी महागठबंधन के साथ आए। मैं कहता हूं बहुत प्लस ना करें, 6-7%, 8% ना प्लस करें, अगर वो 4%, 4.5% भी प्लस करते हैं, पिछली बार में जोड़ देते हैं महागठबंधन में, तो भी लड़ाई 3-4% की है प्रज्ञा जी। पिछली बार मुझे लगता है 36% महागठबंधन था, 37% एनडीए पूरा मिलाकर था जब इन्होंने सरकार बनाई। तो जी, इसीलिए नंबर वन, बिल्कुल सही। अगर 36% में 4% आप जोड़ देते हैं तो सीधे हो जाता है 40%। और 40% के साथ में अगर ऐसे ऊपर से आप देखें बड़े अम्ब्रेला से, तो 40% के हिसाब से तो सरकार बनती हुई दिखलाई देती है। लेकिन फिर कहूंगा मैं आखिरी बात में अपनी, कि सरकार बिहार में किसी जाति के हाथ में नहीं है। इस बार सरकार बिहार में उन महिलाओं के हाथ में है जो 30,000 के साथ में जाएंगी या 10,000 के साथ में चली गई हैं। दूसरा वो कि उन युवाओं के हाथ में है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के भीतर किसी भी इस देश में प्रज्ञा जी, किसी भी राज्य से ज्यादा बिहार के भीतर युवा नौकरी के लिए ललायित हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो चाहे गांधी मैदान हो, चाहे बक्सर का मैदान हो, चाहे और मैदान हो, उन मैदानों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में जाने के इच्छुक बिहार के बच्चे हैं। जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सरकारी नौकरी सेना में या पुलिस में जाने के लिए उत्सुक बच्चे होते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा बिहार में बच्चे सरकारी नौकरी में जाने के इच्छुक हैं। और सरकारी नौकरी चाहने वाले युवाओं के हाथ में ये सरकार है कि आएगी किसकी, ये बात है आएगी किसकी, या ये जो ये आशंका या संभावनाएं किसकी सरकार आएगी वही बता पाएंगे। और दूसरा वो महिला जो 30,000 और 10,000 बिल्कुल महिलाएं बताएंगे या फिर युवा बताएंगे। बड़ी बात कही आपने। शैलेश जी हमारे साथ पिछली बार का समय, आप खत्म करिए, बोलिए जल्दी, आपका खत्म हो गया। ओके शैलेश सर, आपसे ये दो तरफ चीजें हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है।
इंडिया गठबंधन से जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप नौकरी कैसे देंगे, तेजस्वी यादव के वादे कैसे पूरे होंगे, ये बात जो कही जा रही, इस पर इंडिया गठबंधन का जवाब ये है कि हम अपने प्रण को प्राण न्यौछावर करके भी पूरा करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे तो। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें ललन सिंह मोकामा में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह बन जाना चाहिए और जो वोटर है उनको घर से निकलने मत दो, वोट करा के घर में बंद कर दो। नरेंद्र मोदी आते हैं, कट्टे तमंचे की बात करते हैं। विजय सिन्हा इतना झल्लाए हुए हैं कि बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं कि सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर चला देंगे। ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये व्यवहार क्या कह रहा है सर? देखिए प्रज्ञा जी, मैं एक बात कहूं कि ये विजय सिन्हा जी गोबर पर क्यों नाराज हो रहे हैं। गोबर को तो वो पूज्य और पवित्र मानते हैं, उनको तो उसको आशीर्वाद मान लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, पैक करके घर ले जाते। तो इसलिए जो है हो सकता है ईश्वर ने आशीर्वाद दिया हो उनको गोबर से, लेकिन तो इसलिए जो है वो कोई मतलब नहीं है। देखिए आप इस बात को समझिए कि 2020 में क्या हुआ था। 36%, एग्जैक्टली 36% वोट मिले थे महागठबंधन को, और 36% के हिसाब से अगर देखेंगे तो 36% ही वोट मिला था एनडीए को। अब ये जो वोटों का फर्क था, परसेंटेज में इसलिए फर्क मैं नहीं बता रहा हूं कि सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था, यानी टोटल में एनडीए को सिर्फ 12,000 वोट ज्यादा मिले थे। तो इसको आप परसेंटेज में अगर लाएंगे तो 0.001 या कुछ इस तरह से आएगा। परसेंटेज में इसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो दोनों को 36% मान लीजिए। अब अगर एनडीए से आधा परसेंट वोट खिसक जाता है, जब 0.01% से 10 सीटों का फर्क पड़ा था, और आधा परसेंट वोट अगर खिसक जाता है तो ये आंकड़ा कहां जाएगा ये आप समझिए। और ये जो है आधा नहीं, मुझे लगता है कि 1 से 2% के करीब जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है, और ये आधा से 1% जो है वो महागठबंधन की तरफ भी जा ही रहा है। ये दिखाई दे रहा है, ये जो यूथ है वो उसके चलते दिखाई दे रहा है। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सतह पर जो लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, वो ठीक है नहीं। बड़ी भयानक स्थिति है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, जेडीयू और एलजेपी आर चिराग पासवान के बीच में। ये 3 जो बड़े घटक हैं उनके बीच में आपस में बहुत खींचातानी है, और वो ग्राउंड लेवल पे है। महागठबंधन को अगर आप लें, इंडिया गठबंधन को अगर आप लें, तो उनके पास 10 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट जिसको कह रहे हैं, उसमें से भी कई सीटों पे खत्म ही हो गई हैं, कैंडिडेट्स बैठ गए हैं, लेकिन सिंबल रहेगा। लेकिन वो जो है, एक तो ठीक है ओपन में है, 8-10 सीटें और हैं जिसमें कि रिबेल खड़े हुए हैं, वो हैं। तो रिबेल तो एनडीए में भी है। तो कुल मिलाकर के ये आधा परसेंट से 1% वोट का खिसकना बीजेपी से और एनडीए से, ये सारा का सारा मामला बदल देगा। ये जो है चुनाव का नतीजा बदल जाएगा, और अगर 1%, अगर 2-3% तक ही ये गया तो ये तो बुरी तरह बदल देगा। पहले फेज में जहां चुनाव हुए हैं वहां 17 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 वोट से फैसला हो गया था। जी बिल्कुल। ये सीटें आरजेडी को भी मिली थी, जेडीयू को भी मिली थी, बीजेपी को भी मिली थी। लेकिन ये जो बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, कि बहुत छोटा सा परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट वो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और जो अभी बूथ पर जिस तरह की लाइन लगी है, यूथ जिस तरह से जा रहा है, बाहर निकल के जिस तरह से बात कर रहा है कि रोजगार उसके लिए प्रमुख है, महिलाएं हैं, वो जो उनमें से बहुत सारी महिलाओं का मैंने देखा जो ये कह रही हैं कि जो पैसे दिए वो ठीक है, लेकिन वोट तो हम अपनी मर्जी से भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो जो महिलाएं हैं वो किसी एक पार्टी की महिलाएं नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टी के साथ पूरी तरह से चली गई हैं। वो अलग अलग जातियों की है, अलग अलग धर्मों की है, और वो उनमें से बहुत सी जो हैं वो स्वतंत्र फैसला करेंगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ आधा से 1% वोट का खेल है। अगर ये खिसक रहा है तो आप मान लीजिए कि सत्ता जो है
वो बदलने जा रही है, बदलाव होने जा रहा है। और ये मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग खड़ा हुआ है जो इस बार उस तरह वोट नहीं करेगा जैसा पिछली बार किया था। चंद्रकांत जी, आपने शैलेश सर की बात की, अब क्योंकि समय हो चुका है तो छोटी छोटी टिप्पणियां आप तीनों लोग से मैं ले लेती हूँ। शैलेश सर ने तो ओवरऑल बता दिया, आपको क्या लग रहा है, नीतीश रहेंगे या जाएंगे? आज के इस चरण के बाद क्या अनुमान कहता है आपका? देखिए, आज के इस चरण को देखकर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि लड़ाई जो थी वो अब खुलकर दिख गई है। अभी तक 4 नवंबर की डेडलाइन दी जा रही थी कि सीएम फेज घोषित करिए, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सब कुछ दिखा दिया है कि बीजेपी और जदयू के रिश्ते कैसे हैं। पहले चरण की अगर आप बात करेंगे तो पहले चरण ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई है, और अब आप ये भी देखेंगी कि नेताओं के भाषणों में भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि अमित शाह यहां पर आकर कह रहे थे कि हम लोगों को जिता दीजिए, बिहार में हम वो तोप गोली बनाएंगे जो पाकिस्तान में हमला करेंगे जाकर के। नरेंद्र मोदी कट्टे की बात कर रहे थे, रोजगार पलायन जैसी कोई बातें थी नहीं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी जरूरी है कि पलायन का मुद्दा अगर बिहार में किसी ने सबसे पहले उठाया तो उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाता है। प्रशांत किशोर ने उसका मुद्दा उठाया, उसके बाद उस पर सारी पार्टियां, सारे दल आए हैं। जीते या हारे प्रशांत किशोर ये अलग विषय है, लेकिन प्रशांत किशोर ने मुद्दे इस चुनाव में बहुत दिए हैं। सम्राट चौधरी को वो खोज कर लाए, तब जाकर के विपक्ष उन पर हमलावर हुआ। खैर, लेकिन आज का जो चुनाव हुआ है ये बड़ी तस्वीर है। और जैसा कि शैलेश सर ने कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर पॉइंट आधा % 1% का भी खेल हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। भरत जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी, छोटी सी टिप्पणी, 2 बार बोला मैंने आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन की हवा है या फिर बढ़िया रहेगा जो है वो है? देखिए प्रज्ञा जी, बहुत कम ही बोलूंगा, आप अपने शो में कम ही बोलने देती हैं। मैं एक बात को देख पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कोई कड़ी है तो वो ललन सिंह है, कोई चुंबक है, कोई फेविकोल है तो वो ललन सिंह है। ललन सिंह के जरिए ही आपस में जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार या कार्यकर्ताओं के जरिए जुड़े नहीं है, आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। जमीन पर ये मैसेज आज देखने को मिला है, तीर ही लालटेन है, तीर है, जमीन पर ये लोग कहते हुए भी दिखाई दिए हैं। आज ये क्लियर कट दिखाई दे गया है प्रज्ञा जी। इस पहले फेज की बात आप करें तो भारतीय जनता पार्टी उभर कर इस फेज में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस फेज में तीसरे नंबर पर मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले नंबर पर आरजेडी, दूसरे पर जेडीयू और तीसरे पर भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी और जेडीयू को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि जेडीयू पहले पर आरजेडी दूसरे पर, आरजेडी पहले पर जेडीयू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में पहले नंबर पर मुझे आती हुई दिखलाई नहीं दे रही है। इससे आप समझ सकती हैं कि हवा किधर जाती हुई पहले चरण की दिखाई दे रही है। पुष्पेंद्र सर, जल्दी से आपका रुझान बता दीजिए, पहले चरण का क्या कहता है? देखिए, अंकगणित और रसायन शास्त्र दोनों में अंतर है। बहुत अच्छी बात कही शैलेश जी ने भी और चंद्रकांत जी ने भी। मैं एग्री करता हूं कि प्रशांत किशोर ने मुद्दे नैरेटिव सेट किया, और पलायन का खास तौर पे उसको हर एक जगह वोट भी मिल रहा है। वो भले ही अपनी जगह उनके विधायक 1 जीतेंगे 2 जीतेंगे, कोई नहीं कह सकता, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछली बार जो डैमेज चिराग पासवान ने किया था वो डैमेज अब की बार कितना हो रहा है। हालांकि उतने दिल तो नहीं मिले, पर कुछ उससे अंतर पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए, सहनी उधर चले गए, तो अंकगणित अलग है, रसायन अलग है। लेकिन जैसा अभी कहा कि उनके पास जो मुद्दे थे, तेजस्वी ने नौकरी की बात की, उसने कहा हर घर नौकरी दूंगा। इन्हें अपने मैनिफेस्टो में जब तक मजाक उड़ा रहे थे कि नौकरियां कहां से दे देंगे, 1 करोड़ नौकरी का वायदा करना पड़ा। तो मजबूर, यानी कि फॉलो कौन कर रहा है, हु इज अ फॉलोअर एंड हु इज पायनियर। तो पायनियर में तेजस्वी आ रहे हैं और फॉलोअर में ये जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बिहार जैसे जो जागरूक मतदाताओं का राज्य है, वहाँ ये सारी बातें मतदाताओं के दिलों तक गई होंगी। जो महिला सशक्तिकरण की बात है, उनका नीतीश से एक अलग प्रेम है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन हो गई। शराबबंदी, साइकिल बांटना और फिर जीविका समर्थन जरूर है, सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए जरूर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे एकदम से क्लियरली मैं नहीं कह सकता, टक्कर जरूर है। संकेत अगर एज कहीं लगता है तो अगर महागठबंधन इस चरण को अच्छा कर लेता है इस चरण को, तो फिर अगला चरण तो महागठबंधन के लिए ज्यादा आसान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पुष्पेंद्र सर, चंद्रकांत जी, शैलेश सर,
भरत जी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले देवकी नंदन सर भी थे, आप सभी का शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज मतदान पूरा हुआ, पहला चरण पूरा हो गया, धुआंधार वोटिंग रही, लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की और पहले से ज्यादा वोटिंग के संकेत ये रहे कि परिवर्तन की हवा, परिवर्तन की लहर जरूर दिखाई दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों, प्रेमियों, सहयोगियों, मित्रों, परिवार वालों सबसे सब्सक्राइब करवाएगा। नमस्कार, जय बिहार, जय हिंद।